हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको प्राप्त होती रहें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है इंडिया फेम 2022 का आयोजन। देखिए, भारत में इस समय चाहे वो कृषि से संबंधित विकास हो, मत्स्य विकास हो, औद्योगिक विकास हो, इन सभी पे इत्यादि इन सभी पर भारत इस समय फोकस कर रहा है। कृषि विकास के अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य विकास के अंतर्गत समुद्री या आंतरिक, औद्योगिक विकास के अंतर्गत कुटीर उद्योग या भारी उद्योग, सभी पर क्रमशः भारत ध्यान दे करके आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर है। वही हाल ही में जो इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया, भारत इंडिया फेम का प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजन करता रहा है। 2022 का ये उसका 12वां संस्करण है और इसमें रसायन से संबंधित चर्चा करते हुए और रसायन को ध्यान में रख करके औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि विकास पे भी पूरा फोकस किया जा रहा है। भारत रसायन के क्षेत्र में जिसमें कृषि रसायन के क्षेत्र में विश्व में चौथा स्थान रखता है। विश्व में चौथा स्थान रखता है उत्पादन में, और साथ ही साथ ओवरऑल रसायन उत्पादन में भारत छठा स्थान रखता है। यानी कि भारत इस समय कई ऐसे मामले हैं जो विश्व के टॉप 5 में बना हुआ है, चाहे वो वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी विकास के रूप में देखा जाए। दूध विकास में देखा जाए तो नंबर 1 पर है, रसायन विकास में देखा जाए तो कृषि रसायन में चौथे नंबर पर है, ओवरऑल रसायन उत्पादन में छठे नंबर पर है। तो इन सभी के प्रदर्शनी के रूप में ही इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया। इंडिया फेम 2022 का आयोजन 2 से 3 नवंबर के बीच में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया गया। यानी कि जो 2022 में इंडिया फेम का आयोजन किया गया, वो पहली चीज़ तो नवंबर में, शुरुआती नवंबर यानी 2-3 नवंबर के मध्य में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में किया गया और ये 12वां संस्करण है। यानी कि इंडिया फेम 2022 12वां संस्करण है। ये 2 वर्ष पे होता है। इसका आयोजन 2 वर्ष पर किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया, प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। और इसकी जो थीम है विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। यानी कि 2022 की जो थीम है, जो विषय है, वो है कि विजन 2030,
रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण, यानी इसमें रसायन पे फोकस किया गया है। तो इंडिया फेम 2022 आयोजन 2-3 नवंबर यानी कि 2 दिन चला, आयोजन किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और यह 12वां संस्करण है। प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया। विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण इसकी थीम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में आपके प्रश्न निहित हैं। अगला प्रश्न है, देश के सबसे उम्रदराज मतदाता श्याम शरण नेगी। देखिए मित्रों, जब भी कोई भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो और यह हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो, जब जब चुनाव होता है तब तब श्याम शरण नेगी जी का चर्चा जरूर होता है। श्याम शरण नेगी जी वो व्यक्ति हैं जो एकमात्र गवाह के रूप में हैं भारत की आज़ादी का। भारत की आज़ादी के गवाह के रूप में हैं। 1917 में महोदय का जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में, कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश नहीं, गुलाम भारत में। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब महोदय का उम्र जो है 30 वर्ष का था। 30 वर्ष के उस समय थे जब इन्होंने भारत आज़ाद किया, उसमें इनकी भी अपनी भागीदारी थी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। लेकिन पहली बार जब इन्होंने मत दिया तो 1951 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव जब हुआ तब इन्होंने मत दिया था। और आज जब हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, 106 वर्ष के हो गए हैं, जर्जर शरीर हो गई है, लेकिन हौसला आज भी है। मतदाता के लिए लोगों को प्रेरित करना, राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोगों को संबोधित करना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में लोगों को आग्रहित करना, ये आज भी ये कार्य करते हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अपने घर से ही मत दिया और इन्होंने अब तक 16 बार लोकसभा का वोटिंग कर चुके हैं। यानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ाद भारत में सांस लेकर के वोट देकर आज तक वोटिंग अभी करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। पता होगा 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और कभी भी हमारे यहाँ वोट देने का राइट, एकमात्र ऐसा देश, ध्यान रहे, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पे एक साथ पुरुष और महिला दोनों को आज़ाद भारत में एक साथ वोटिंग का राइट दिया गया था। क्योंकि कई ऐसे वैश्विक देश हैं जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का राइट बहुत बाद में किया। अगर रही बात महिलाओं के वोटिंग राइट की विश्व की, 1893 में न्यूजीलैंड 1893 में न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था। वोटिंग राइट महिलाओं को देने वाला पहला देश विश्व का न्यूजीलैंड है। लेकिन आज़ाद भारत के
आज़ाद हुए देश में पहली बार कोई ऐसा देश हो कि पुरुष और महिलाओं को समानता के आधार पर रखते हुए एक साथ वोटिंग का राइट, बशर्ते कि उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए थी। तो ये भारत था। अब आपके दिमाग में आता होगा सर 18 साल वोटिंग राइट है, आपने 21 साल कैसे बताया? तो आपको पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वोट देने का राइट जो था वो उम्र था मिनिमम 21 ईयर, यानी 21 साल की उम्र का व्यक्ति ही वोट दे सकता था। अगला पॉइंट है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला 1719 में महाराजा जयपुर यानी राजा सवाई जय सिंह ने कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उसमें एक था उज्जैन में जीवाजी वेधशाला। अब जीवाजी वेधशाला में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है और अब भारत सरकार के द्वारा एक वैदिक घड़ी का आधारशिला भी रखा जाएगा। यह अगले वर्ष मार्च में रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए निर्माण कार्य प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। वैदिक घड़ी में विशेषता ये होगी, पहली विशेषता तो ये सूर्य के साथ तालमेल रखेगी, और दूसरी विशेषता ये होगी कि मोबाइल से कनेक्ट कर हम वैदिक परंपराओं के साथ जो हमारी घड़ी हुआ करती थी, हमारे जानने के स्रोत हुआ करते थे, उस पे हम जानने में सक्षम हो जाएंगे। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का जो आधारशिला रखा गया है, ये मध्य प्रदेश में रखा गया है, प्रदेश के रूप में, और स्थान के रूप में उज्जैन के जंतर मंतर पे जीवाजी वेधशाला में लगाई जाएगी। यहाँ पे 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहला तो राज्य होगा मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान होगा उज्जैन में, तीसरा होगा जंतर मंतर पे, और चौथा होगा जीवाजी वेधशाला में। ये वही जीवाजी वेधशाला है कि महाराजा जयपुर यानी राजा सवाई जय सिंह ने कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 4 वेधशालाओं का निर्माण तो महत्वपूर्ण रूप से करवाया था, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक दिल्ली में और एक दक्षिण में। तो इन्होंने ये जो वेधशाला निर्माण करवाया था, उसी का एक है जीवाजी वेधशाला, जहाँ पर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैदिक घड़ी का आधारशिला रखा जाएगा, और इसी के चलते जीवाजी वेधशाला का पुनर्निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। सूर्य की स्थिति के साथ तालमेल बिठाएगा और साथ ही साथ लोगों को 24 घंटे के आधार को जानने में सक्षम बनाएगा। जीवाजी वेधशाला का निर्माण 1719 में राजा सवाई जय सिंह, जो महाराजा जयपुर के महाराजा थे, इन्होंने करवाया था। अगला पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन की वैधता। 2019 में चर्चा में था कि जो गरीब सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो सवर्ण कुल के हैं, जो सामान्य श्रेणी के लोग थे, उनमें भी गरीबी विद्यमान है, उनको भी आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए।
आर्थिक रूप से आरक्षण की मांग काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये मांग तभी से चल रहा था जब मंडल आयोग बनाया गया था। मंडल आयोग बनाया गया था ओबीसी के लिए। ओबीसी के बारे में चर्चा करना, ओबीसी के बारे में जानना, और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1989 में दे दिया था और इन्होंने कहा था ओबीसी को आरक्षण देने की आवश्यकता है। उसके बाद से ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण हैं इनके लिए भी आरक्षण की मांग उठी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उस समय में आजीविका के संसाधन का उपयोग किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आज की पीढ़ी को सजा दिया जाए। आर्थिक रूप से आरक्षण के रूप में लोगों का जो डिमांड था उसे आगे चल करके जब 1992 में बात कही गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए और खारिज कर दिया था आर्थिक रूप से आरक्षण को। लेकिन आर्थिक रूप से आरक्षण के जो 50% के मानक को सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, फिर आगे चल करके जब 2019 में एनडीए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जब पारित किया और गरीब ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण की बात कही, तो यहाँ पे संवैधानिक रूप से इसके जांचने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया और कई तबका ने इसका काफ़ी विरोध किया। तब चल करके भारत सरकार को ये बातें क्लियर करनी पड़ी कि ये जो 10% का आरक्षण है, इस आरक्षण को 50% के आरक्षण से प्लस में ना देखा जाए। इसके लिए अलग से 10% पद का सृजन कर दिया जाएगा, जो कि स्पेशली रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का होगा और संवैधानिक रूप में इसे स्थान देते हुए जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 16 के क्लास 4 ही आरक्षण के बारे में विधिवत बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 के क्लास 3 और क्लास 4 भी आरक्षण से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे धार्मिक बातें होती हैं। और 16 में एजुकेशन और सर्विस की बातें होती हैं। तो जब 15 और 16 में दोनों में आरक्षण की बात कही गई, क्योंकि इसमें एजुकेशन 15 में भी शामिल है, तो यहाँ पे दोनों में संशोधन किया गया। कुल मिला के 15 और 16 में संशोधन किया गया और संशोधन करने की जो 10% के आरक्षण की बात थी, वो 50% से ज़्यादा ना मान करके उसको अलग से 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी में जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ मानक को निर्धारित करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर भी इससे कई अन्य तबके नाराज रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी रही और हाल ही में 5 जजों के एक संवैधानिक पीठ ने, देखिए, जब आप कभी संवैधानिक पीठ पढ़ते हैं, किसी भी बेंच को संवैधानिक पीठ कहा जाता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें कम से कम 5 जज होंगे, कम से कम 5 जज होंगे और कम से कम 5 जज होंगे तभी उसे संवैधानिक पीठ कहा जाएगा, संवैधानिक पीठ कहा जाएगा, और नहीं तो केवल बेंच बोला जाता है। अगर 4 या इससे नीचे हैं जज तो उसे बेंच बोला जाएगा कि 4 जजों का बेंच, 3 जजों का बेंच, 2 जजों का बेंच, 1 जज, और अगर 5 या प्लस हैं तब उसे बोला जाएगा संवैधानिक पीठ यानी संवैधानिक बेंच बोला जाएगा। तो इस जो याचिका को दिया गया, 103वां संविधान संशोधन को जो चुनौती दिया गया था, उसे 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक बेंच ने 3-2 से
यानी 3 के बहुमत से इसकी वैधानिकता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10% की आरक्षण का प्रावधान है ये गलत नहीं है, इसे संवैधानिक तरीके से दिया गया है, अतः ये मान्य है। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता है कि सही कि गलत, सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखता है कि जो कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है क्या वह संवैधानिक है, संवैधानिक है या नहीं है। मतलब संविधान की प्रक्रिया के द्वारा दिया गया है या नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो खारिज हो जाएगा, वो संविधान वो नियम खारिज हो जाएगा, और अगर दिया गया है तो उसे अप्रूवल मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूवल दे दिया है, यानी कि अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के क्लाज फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जो EWS के 10% का आरक्षण का प्रावधान था उसे सही मान लिया गया है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 50% की सीमा के उल्लंघन को बता करके याचिका दिया गया था, अतः 3-2 से वैधता बरकरार रखा गया है। अतः अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 वैध है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।